हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 के चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक रेट लॉ। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। उससे पहले हमने रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ा था और आज हमारा जो टॉपिक है उसके आगे रेट लॉ के बारे में है। तो राजे, जब आपने रिएक्शन रेट वाला टॉपिक पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने एक ग्राफ स्टडी किया था। वो ग्राफ ये था कि जैसे मैंने एक्स एक्स अकॉर्डिंग टाइम ले लिया और वाई एक्स के अकॉर्डिंग ले ली कंसंट्रेशन, और हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे एक रिएक्शन प्रोसीड होती है, आर रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये हमने स्टडी किया था ना, यही लिखा हुआ है, एज अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग while those of reactant keep on decreasing। यही हो रहा है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दस इससे हमें क्या पता चला, ये ग्राफिकली यही दिखाया गया। इससे हमें क्या पता चला, तो ग्राफिकली हमें ये पता चला द डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि हमारा जो रिएक्शन रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। यानी कि आप ये कह सकते हो जो रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आपका रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा, या फिर आप कहोगे जैसे जैसे घटेगी वो घटता जाएगा। ये लिखा हुआ है, रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जैसे आपके रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका रेट भी क्या होगा, रिएक्शन रेट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि सारा डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन ली, आर कन्वर्ट हुआ पी में, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिपेंड करेगा रिएक्शन कंसंट्रेशन पर। और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर रेज़ टू पावर एन। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। जो हमने यहाँ से सीखा, हमने देखा कि रिएक्शन रेट क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा सम रेज़ टू पावर एन। इसके बारे में अभी बताऊंगी आगे, एन के बारे में। Thus the rate of a chemical reaction is also found to be decreased as। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, ये लिखा हुआ है कि आप देखोगे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिक्रीज विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट, आप जानते हो रिएक्शन में प्रोसीड होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होती रहती है, लगातार डिक्रीज होती रहती है। तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, being used, यही लिखा हुआ है, बिकॉज reactants are being used, hence the rate decreases with the time। ठीक है, अब इसे आगे हम कैसे समझेंगे, कंसिडर ए जनरल रिएक्शन। कंसिडर जनरल रिएक्शन जिसमें लिखा हुआ है आपकी एक रिएक्शन हो रही है, ए कोफिशिएंट है कैपिटल ऑफ ए प्लस बी कोफिशिएंट है बी का, यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स हम लेके चले हैं ए के, ए नंबर ऑफ मोल्स ए के, बी नंबर ऑफ मोल्स बी के, तो हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। तो ये हमें रेट लॉ क्या कहता है, हम रेट लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेट क्या कहेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर अल्फा, कंसंट्रेशन बी रेज़ टू पावर बीटा। ठीक है, जब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है हटाओगे, आपके पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर अल्फा, कंसंट्रेशन बी रेज़ टू पावर बीटा। और यहाँ मैं आपको बता दूं, आपको पहले भी बताया था कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में और भी है, ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर के क्या हो जाएगा, हमारा रेट कांस्टेंट हो जाएगा। उस पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलोगे। और जब हम ये स्टडी कर रहे हैं, हमारा टॉपिक हो जाएगा रेट लॉ का टॉपिक, और रेट लॉ एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं। और हमने यहाँ पे क्या देखा, जो रेट डिपेंड ऑन द हेयर द रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ए, इसे हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ टर्म ऑफ ए, इसे बोलेंगे कंसंट्रेशन टर्म ऑफ बी। यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। दस द रेट लॉ एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ ए रिएक्शन, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है जो कि रेट ऑफ ए रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, एंड दिस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू सम पावर अल्फा एंड बीटा, एंड these अल्फा एंड बीटा may or may not be equal या सेम एज अ स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो अल्फा और बीटा है ना, इसे आप देखोगे ए और बी
जो ये स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट की जो हम कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं उनके जो कोफिशिएंट आप लेके चल रहे हो ए और बी, जो रिएक्टेंट की टर्म्स लेके चल रहे हो ए और बी के इक्वल भी हो सकते हैं या नहीं भी, यानी कि अल्फा ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे बीटा बी स्मॉल बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपके पास हो सकती हैं। ये लिखा हुआ है ऑफ द रिएक्टेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन गिव्स अस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट raised to some power alpha and beta respectively, and these powers alpha and beta may or may not be equal to the stoichiometric coefficients of the given balance chemical equation। ये लिखा हुआ है। एंड अल्फा एंड बीटा may or not, ये लिखा हुआ है इक्वल टू द ए एंड बी। ये जो अल्फा है रिप्रेजेंट करेगा हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अफेक्ट द रेट, कि कैसे आपकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की आपके रेट को अफेक्ट करेगी। और कैसे बीटा रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हाउ बीटा टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ बी की जो बी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है आपके रिएक्शन रेट को अफेक्ट करेगी। अल्फा रिप्रेजेंट करता है ए की कंसंट्रेशन कैसे आपके रेट को अफेक्ट करेगी, और बीटा रिप्रेजेंट करता है कि कैसे बी की कंसंट्रेशन कितनी बी की कंसंट्रेशन है किस तरह से रेट को अफेक्ट करेगी। तो ये हमारा जो क्या हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अब आगे हम देखेंगे तो रेट क्या हो गया, के इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन बी रेज टू पावर बीटा। ठीक है, अगर आप इस रेट एक्सप्रेशन के अंदर कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी यानी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आपको आप क्या ले लेते हो 1 ले लेते हो, जब यहाँ पुट करोगे तो हमारा रेट किसके इक्वल आ जाएगा, के के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी के क्या था, रेट कांस्टेंट, यानी कि जब आप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स 1 यूनिटी ले लोगे तब आपका रेट ऑफ द रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। और तब आप अपने रेट कांस्टेंट को क्या बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या बोलोगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये यहीं लिखा हुआ है। ठीक है, रेट कांस्टेंट इन द रेट ऑफ a reaction when the molar concentration of each reactant as taken as a unity। जब आप क्या करोगे मोलर कंसंट्रेशन क्या ले लोगे, यूनिटी ले लोगे, तब रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द रेट लॉ फॉर ए स्पेसिफिक रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अब आप बोलोगे कि मैंने जब ये डेरिवेशन करवाई, ये अल्फा और बीटा हमें कैसे पता चले, तो ये हम कभी भी बैलेंस इक्वेशन को सोल्व करके या कैलकुलेट करके नहीं पता लगा सकते। कभी भी आप रेट को डायरेक्टली बैलेंस इक्वेशन से नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आप कैसे कैलकुलेट करते हो, एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगा सकते हो। तो जो रेट लॉ के अंदर हम रेट कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ही किया जा सकता है एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली बात, द रेट लॉ एक्सप्रेशन कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मैं अल्फा बीटा के बारे में बता दूं, हे एंड अल्फा एंड बीटा आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगी। और आप जब आप देखोगे अल्फा और बीटा को इस एक्सप्रेशन के अंदर जब आप ऐड कर देते हो अल्फा और इस अल्फा को और बीटा को, तो जो आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द हमें क्या देगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कंप्लीटली, लेकिन मैं बता दूं जब आप अल्फा और बीटा को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, तो हमें हमारी पूरी रिएक्शन क्या मिल जाता है, ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, हमें ऑर्डर मिल जाता है किसका, हमारी पूरी रिएक्शन का। तो देखिए हियर अल्फा रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, जो अल्फा है आपका रिएक्टेंट ए के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, और बीटा रिएक्टेंट बी के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो अल्फा और बीटा की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, और फ्रैक्शन में भी आ सकती है। ठीक है, दस द रेट लॉ क्या हो गया, और द रेट इक्वेशन जिसे आप बोलते हो, और केमिकल रिएक्शन इन एक्सप्रेशन विच प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ ए रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन इट। जितने भी रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन के बीच में और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप कौन देता है, आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेट कांस्टेंट। जो हमने के पढ़ा ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हायर द वैल्यू ऑफ के। जब आप रेट एक्सप्रेशन पढ़ोगे, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा, ये होता है ना। जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे जैसे जैसे के की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो आपका रेट भी ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर विल बी द रेट ऑफ अ रिएक्शन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। अब जितनी भी अलग अलग तरह की रिएक्शंस प्रोसीड करवाओगे, तो हर एक रिएक्शन के लिए आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। ठीक है, हर एक रिएक्शन के लिए जब अलग अलग रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो के की वैल्यू भी उनके अकॉर्डिंग अलग अलग आएगी। ठीक है, द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप रिएक्शन प्रोसीड करवाओगे, आर कन्वर्ट होगा पी में, तो क्या होगा, द रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन के। फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन पर भी कभी भी आपका के डिपेंड नहीं करेगा। के विल नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, फोर्थ, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। के किसके साथ वेरी करता है, विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। विद चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ आपका के वेरी करेगा। एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर की वैल्यू पर आपका रेट की आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लिखा हुआ ईच रिएक्शन हैज अ डिफाइनेड वैल्यू ऑफ के एट ए गिवन टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अर्नियस इक्वेशन। क्या कहता है, अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, के आपका टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। इसे अब मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया। अर्नियस इक्वेशन के द्वारा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जो हमारी अर्नियस इक्वेशन होती है वो होती है के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर ए क्या होता है, अर्नियस कांस्टेंट होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है जूल्स पर मोल में, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी होता है टेम्परेचर। और जब हम अर्नियस इक्वेशन को जब आगे हम पूरी तरह से स्टडी करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और जब हम देखते हैं, जब टी बढ़ाओगे ना, टी रेज करोगे, तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि जब टेम्परेचर चेंज करते हो तो आपके ऑटोमेटिकली रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो अब देखोगे जो रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स होंगे, के जो यूनिट्स हैं वो आपके ऑर्डर पर डिपेंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये क्या थे, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, रेट कांस्टेंट की। और आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन दी रिएक्शन रेट वर्सेस के, मीन डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन, जो हम रेट कैलकुलेट करते हो, दूसरा रिएक्शन रेट कौन सा, यानी के बारे में। तो स्टूडेंट्स इनका डिफरेंस पढ़ेंगे हम वन बाय वन पॉइंट से। द रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जैसा कि आप जानते हो ये रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन होती है। जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये था, या रिएक्टेंट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम हमने पढ़ा था। जो रेट कांस्टेंट के बारे में आज हमने पढ़ा, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन द रेट ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम रेट ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो ये के होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, एंड इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। मैंने भी बताया था, जब ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन होगा, आप 1 ले लोगे तो रेट इज इक्वल टू आ जाता है के। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, और ये होगी रेट कांस्टेंट की। सेकंड, द रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको मैंने फैक्टर फैक्टिंग बताया था। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, कैटलिस्ट पर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इनडायरेक्टली, सरफेस एरिया पर, सोलवेंट पर, इफेक्ट पर, सोलवेंट कैसा ले रही हो, और पीएच वैल्यू पर, इन सभी पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। मेनली आप कंसंट्रेशन की बात करें तो रेट कांस्टेंट है, कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। द रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट है पर्टिकुलर रिएक्शन, और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और कंसंट्रेशन पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। ये क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट एक पर्टिकुलर रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वैल्यू पर। ठीक है, और कंसंट्रेशन पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इन सभी पर डिपेंड करते हैं, मेनली कंसंट्रेशन की बात करते हो, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और ये नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड है, इट्स यूनिट्स आर ऑलवेज, इसके यूनिट हमेशा एक जैसे रहेंगे, कांस्टेंट वही रहेंगे, मतलब मोल पर लीटर पर टाइम, ये हमने पढ़ा था। इसके यूनिट्स जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे उस पर ऊपर डिपेंड करेंगे। इट्स यूनिट्स डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन,
जनरल फॉर्मूला क्या फॉर द यूनिट, अगर आप इसका कैलकुलेट करना चाहोगे तो आएगा मोल पर लीटर कंप्लीट की पावर 1 - n पर सेकंड, और n क्या होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ोगे तब हमें इनके रेट कांस्टेंट के जो यूनिट अच्छे से कैलकुलेट करने आ जाएंगे। फिर भी मैंने यहाँ जनरल फॉर्मूला बताया वो होगा मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 - n पर सेकंड, और n क्या होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आगे देखिए, जो रेट रिएक्शन रेट होता है डिपेंड ऑन द टाइम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है ना चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम, तो टाइम पर डिपेंड करेगा आपके रेट की वैल्यू। लेकिन जो के होता है वो कभी भी टाइम कितना लगा इस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। कौन? के यानी रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। नेक्स्ट, गिवन फॉर द होल रिएक्शन, जब आप रिएक्शन रेट कैलकुलेट करोगे तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करोगे, और जो के होता है आप रेट लॉ एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो, उसके अंदर एक पार्ट होता है रिएक्शन रेट का, ये रिएक्शन रेट का एक पार्ट होता है और ये होल रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मेन डिफरेंस, ये डेफिनेशन हो गई, ये था कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, ये यूनिट हो गया, ये टाइम पे डिपेंड करता है या नहीं करता, ये होल रिएक्शन के लिए होता है और ये होल एक पार्ट होता है रिएक्शन का। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था रेट लॉ के बारे में, कि कैसे हमने पढ़ा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, कि कैसे रिएक्शन जो रेट है कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन के साथ रेट भी डिक्रीज होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा ये था कि रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा और अल्फा और बीटा के बारे में पढ़ा, जो कि एक्सपेरिमेंटली आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। और हमने स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के जब रेट के इक्वल आ जाता है, जब हम मोलर कंसंट्रेशन 1 लेके चलते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जाना, जब एक्सपेरिमेंटली अल्फा बीटा कैलकुलेट करते हो और अल्फा और बीटा की वैल्यू नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव फ्रैक्शनल होती है। हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में जानने के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रेट कांस्टेंट जो के आया था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि उसकी वैल्यू हाई होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। अर्नस्ट इक्वेशन से टेम्परेचर चेंज के बारे में पढ़ा, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी जाना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट्स डिफाइन करता है और उसके डिफरेंस के बारे में जाना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ले सकते हैं। थैंक यू।